हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 की, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले पार्लियामेंट में पास किया गया है। अब आप सभी जानते होंगे इस बिल में 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। जैसा कि अभी इतने सालों में, आज़ादी के इतने सालों में देखा गया है कि राइट टू इक्वालिटी मिलने के बाद भी महिलाओं की जो भागीदारी है पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल सिस्टम में, वो अभी भी बहुत कम है। तो इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस बिल को पास किया गया है। तो चलिए इस बिल की की फीचर्स को और इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है काफ़ी सालों से चर्चा में रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत सालों से ये चर्चा में है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रपोज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएगा ये बिल, ना कि एक इंडिविजुअल लॉ क्रिएट करेगा, मतलब कोई स्टैट्यूट या एक्ट ये क्रिएट नहीं करेगा। तो बिल के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर, 1996 में। उस टाइम पर से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तब ये पास नहीं हो सका। उसके बाद 1998 से 2003 के बीच में, स्पेशली जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय बहुत बार प्रयास किया गया इस बिल को पास करने का, लेकिन हर बार ये फेल हो गया। फिर 2009 में बहुत प्रोटेस्ट हुए, तब भी इस बिल को टेबल किया गया था, लेकिन तब भी ये पास नहीं हो सका। 2010 में फिर से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा ने अप्रूव किया, लेकिन फिर बाद में ये बिल लैप्स हो गया। फिर तो 2014 में फिर से इस बिल के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन तब भी ये बिल लैप्स हो गया और पास नहीं हो पाया। और फाइनली अब 2023 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, जहां पर पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में, आप सभी को पता होगा, आपने देखा होगा पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग बना है, उस नए बिल्डिंग में पहला जो बिल पास हुआ है, पहला जो लॉ बनाया गया है, वो अब ये विमेन रिजर्वेशन बिल है। तो इस बिल के ऊपर चर्चा काफ़ी समय से हो रही थी। बहुत समय से कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, सभी सरकारें चाहती थी कि रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिले, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो नहीं चाहती थी कि ये रिजर्वेशन महिलाओं को मिले। लेकिन अब जाकर सारे पार्टीज़ की सहमति बनी है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करा लिया गया है। अब यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करके ही इस बिल को पास कराया गया है। बिल के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने के पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि करेंटली क्या स्थिति है भारत में। पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या करंट स्टेटस है। तो अभी अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में 82 विमेन मेंबर्स हैं हमारे पास, जो कि 15.2% है टोटल लोकसभा मेंबर्स की स्ट्रेंथ का। राज्यसभा में हमारे पास 31 मेंबर्स हैं, जो कि टोटल 13% है पूरे स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया बीइंग सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, यहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन, जो कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर कितना कम है। विमेन फॉर्म ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अभी जो हमारा सेक्स रेशियो था, जो लास्ट डेटा पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर जेंडर गैप हमने ऑलमोस्ट ब्रिज कर लिया है। तो जब हमने पॉपुलेशन वाइज जेंडर गैप को ब्रिज कर लिया है, तो वो रिप्रेजेंटेशन विमेन का पार्लियामेंट में भी दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वही लॉ बनाता है। अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस में विमेन की भागीदारी इतनी कम है, तो हाउ कैन वी इंश्योर कि जो भी लॉ है, जो लॉ बनाए जा रहे हैं, उसमें विमेन के मत को, विमेन के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इस बिल को बहुत लंबे समय से प्रपोज किया जा रहा था, जो कि अब जाकर सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम और कुछ डेटा देखते हैं, तो ये आप सभी को पता होगा कि हमारे कंट्री में अभी तक सिर्फ एक विमेन प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, इंदिरा गांधी जी, और 2 फीमेल प्रेसिडेंट्स हुई हैं, 1947 से लेकर 2023 की हम बात करें तो। और इतने सारे राज्यों को मिलाकर अभी तक सिर्फ 15 चीफ मिनिस्टर्स ऐसी हैं जो कि महिलाएं थीं। तो जब विमेन का स्टेटस
वेमेन का जो करंट स्टेटस रिप्रेजेंटेशन है पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो इतना कम है, तो ये इक्वालिटी के स्टेटस को नहीं दर्शाता। राइट टू इक्वालिटी मिलने के बाद भी अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो ज़रूर इसके लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है जहां पर इंडिया को जेंडर पैरिटी इन लेजिस्लेचर्स में 141 रैंक मिला है आउट ऑफ 185। तो इट रियली पोर्ट्रेज अ डिज्मल सिचुएशन। एक ऐसा कंट्री जिसने बहुत ही पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट अपनी महिलाओं को दिया हो और उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर के प्रोसेस में, पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में अगर इतना कम है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। 185 कंट्रीज़ में अगर हमारा पोजीशन 141 है सारे तरह के राइट्स मिलने के बाद भी, तो ज़रूर इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए था, जो कि अब बहुत वेलकम स्टेप है कि सारे पार्टीज़ ने अपनी सहमति देकर इस बिल को यूनानिमसली बहुमत से पास किया है। अब इस बिल के कुछ की फीचर्स जो कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये जो बिल है वो प्रपोज करता है कि आर्टिकल 330A इंसर्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 330 पे ही बेस्ड है, जहां पर 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को लोकसभा में। ये जो रिजर्वेशन है आपको ध्यान रखना है, ये राज्यसभा में नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है, तो वहाँ पर इस रिजर्वेशन को देना थोड़ा मुश्किल था। तो फिलहाल के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन मिला है 33%, और इस 33% के अंदर ही सेपरेट रिजर्वेशन होंगे फॉर SC and ST कैटेगरीज। तो जो सीट रिजर्वेशन है वो 1/3 सीट रिजर्वेशन होगा SC and ST कैटेगरीज के लिए विद इन 33%, और ये सीट रिजर्वेशन होगा रोटेशनल बेसिस पे। रोटेशनल बेसिस का मतलब है कि एक बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिलेगा, अगले बार अगले कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये जो 1/3 सीट्स हैं ये लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली असेंबली, सब जगह ये रिजर्वेशन विमेन को मिलेगा। ये जो रिजर्वेशन प्रोसेस है इसको शुरू करने के लिए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 334A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद ये जो रिजर्वेशन है वो टोटल सेंसस पे बेस्ड होगा। सेंसस जो है वो 2020 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से हो नहीं पाया। तो अब इस रिजर्वेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए पहले सेंसस करवाया जाएगा। सेंसस में जो पॉपुलेशन का डेटा आएगा उसके बेसिस पे फिर से जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो डिसाइड करती है कि किस लोकसभा में कितने सीट्स अलॉट करना है। तो ये जो पूरा रिजर्वेशन का प्रोसेस है उसके लिए पहले सेंसस को करवाना ज़रूरी है, उसके बाद सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू होगा, और उसी के बेसिस पे रिजर्वेशन जो है वो 33% के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाएगा। तो रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये रिजर्वेशन जो है वो 15 ईयर्स टाइम के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जो बिल है ये लोकसभा में और राज्यसभा में बिना किसी ज़्यादा नेगेटिव वोट्स के कंप्लीट बहुमत से इसको पास कर दिया गया, लेकिन फिर भी बिल के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि काफ़ी वैलिड प्रतीत होते हैं या पर्टिनेंट हैं, जिन्हें जानना चाहिए। तो इन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि बिल में लैकिंग क्या क्या है। तो बिल जो है वो साइकिल ऑफ इलेक्शंस, किस तरीके से सीट कब रिजर्व किया जाएगा उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, और जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में है वो उसके बारे में बिल कम्प्लीटली शांत है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में तो मिल रहा है, लेकिन राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्वेशन की बात इस बिल में नहीं की गई है। अब जो बिल है वो 15 ईयर्स का सनसेट क्लॉज प्रोवाइड करता है, जिसके बाद फिर इसे रिव्यू किया जाएगा कि फिर उसे एक्सटेंड करना है या नहीं। और जब 1996 में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद इस बिल पे काफ़ी चर्चा हुई थी, बहुत सारे स्टडीज़ कंडक्ट हुए। तो ज़्यादातर स्टडीज़ में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा जा रहा था कि जो रिजर्वेशन है वो SC ST के साथ साथ OBCs को भी मिलना चाहिए, और साथ ही में ये भी रिकमेंड किया गया था उन सारे स्टडीज़ में कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज तक सीमित ना रखकर उसे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारे रिकमेंडेशंस को इस नए बिल में दरकिनार किया गया है, इनके बारे में नहीं कुछ कहता है बिल। तो यही कुछ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं इस पूरे बिल को लेकर। इस बिल से जुड़ी कोई जानकारी आगे भी अगर आती है तो मैं आपको वो देती रहूँगी नए नए वीडियोज़ बनाकर।
तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे आने वाले सभी भी अपडेट्स, लीगल जानकारी सब कुछ मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।